इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक मैंने देखा है तो वर्डिंग काफ़ी जो है वो मुश्किल और कंफ्यूजिंग लिखी हुई है। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक को पढ़ने के लिए हमें डाइपोल का पता होना चाहिए। डाइपोल का मतलब है दो कुतुबों का बन जाना, दो सिमतों का बनना। किसी भी चीज़ की दो सिमतें बन जाए तो हम कहते हैं ये डाइलेक्ट्रिक बन चुका है। मिसाल आपके सामने है, आपके पास ये एक मकनातीस है। आप कहते हैं कि मकनातीस के दो पोल्स हैं, तो मकनातीस एक डाइपोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसी तरह अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हों और वो इस तरह से जो है वो अरेंज हों कि उनका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाए और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ हो जाए, तो हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया है। इसका एक पॉजिटिव पोल बन गया है और एक नेगेटिव पोल बन गया है। सो द वर्ड पोलराइजेशन मीन्स बिकमिंग अ डाइपोल, एंड डाइपोल मीन्स डाई मीन टू एंड पोल्स मीन पोल। पोल का मतलब कुतब भी होता है। तो ये तो हो गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड का अलग हो जाना, नेगेटिव साइड का अलग हो जाना, इसे कहते हैं डाइपोल बन चुका है, वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया है। हम डिटेल से आगे भी देखेंगे कि पोलराइज मॉलिक्यूल की कौन सी मिसालें हैं और नॉन पोलराइज मॉलिक्यूल की कौन सी मिसाल है। लेकिन उससे पहले जो है वो हम यहाँ पे डाइपोल के बारे में एक इक्वेशन लिखी है, ये P यहाँ पे एक P की इक्वेशन है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये मेरे पास दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस के दरमियान फासला d है। इस फासला d को हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा है d इज इक्वल टू डाइपोल लेंथ। तो ये जो फासला है इसे डाइपोल लेंथ बोलेंगे। ये जो p वेक्टर है मेरे पास, इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, हम यहाँ पे फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इनका, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए। तो p यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये आपने याद रखना है। अब ये डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर है, तो डाइपोल मोमेंट बराबर होता है कि ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, जितना चार्ज यहाँ पे है इतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो दोनों की मिकदार q है। सो q मल्टीप्लाइड बाय डाइपोल लेंथ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर है, तो इसमें d जहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि डिस्प्लेसमेंट होगा। वैसे तो हमें पता है कि d जो है वो हमें क्या किसे कहते हैं, हम लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस इज नोन एज d, डाइपोल लेंथ। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है, अ वेक्टर दैट गिव्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए डाइपोल। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी डाइपोल की लेंथ भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। किसी भी डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए हम कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रिवायत का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स के अंदर ये रिवायत ऐसे है कि पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिजिक्स में कैसे ली जाती है, वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और नेगेटिव चार्ज। तो हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट के लिहाज से किसी पॉइंट का डायरेक्शन भी बताता है और फासला भी बताता है। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो इस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट डाइपोल का है। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप आगे चलिए, वरना वीडियो को पॉज करके या बैक करके इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करें। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसे पोलराइज होता है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि कंडक्टर के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं। हम कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसी टॉपिक के एंड में बात करेंगे
और आपकी बुक में कुछ मुश्किल लाइंस हैं, उनका भी जो है वो डिस्कस करेंगे लास्ट स्लाइड्स के अंदर। लेकिन अभी आप इन डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रक्चर को देखिए। तो ज़रा देखिए, डाइलेक्ट्रिक के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री मूव नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त ज़रा देखें कि ये वाला जो एटम है इसका पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, जबकि इस एटम का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और नेगेटिव चार्ज इस तरफ है। इस वजह से इस जो मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक है इसके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो है, या मैं कहता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। इस जो डाइपोल है मेरे पास इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इवन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो क्या है, एक जैसा है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक का क्या मतलब है, ये हम लास्ट स्लाइड में डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं इतना बता दूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर बराबर फैले हुए हों। जितना इधर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज भी हों, तो इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड हैं। ज़रा देखें, इधर +1 चार्ज है तो इधर -1 चार्ज भी मौजूद है। इसी तरह इधर अगर -1 चार्ज है तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास प्लस चार्ज वाला भी कोई एटम मौजूद होगा, क्योंकि सारे के सारे एटम रैंडमली मौजूद हैं। तो हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड। लेकिन इसको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप ये देखें, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बाउंड है। ये कोई कंडक्टर थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से निकलेंगे और दूसरी प्लेट में नेगेटिव प्लेट से जाके पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद मूव कर जाएंगे। याद रखें, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पे होता क्या है, जस्ट होता ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एटम्स के ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करता है। तो जो ये एटम इस तरफ था, इस टॉर्क की वजह से ये ऊपर को घूम जाएगा। इसी तरह ये वाला जो एटम था इस पर टॉर्क लगेगा, ये भी ऊपर को घूम जाएगा। तो ज़रा देखें कि सारे के सारे एटम्स के अब नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई है और पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो गई है, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ हो गई है। तो इसी को हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक जब पोलराइज होता है तो बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनता है। अब ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा अपोज करता है। तो इस कैपेसिटर का या ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता। हम आखिरी स्लाइड में देखेंगे कि अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर रख देना तो फिर ये टोटली पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा कंडक्टर रखने से। इसलिए हम कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं, कंडक्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है। फिर से देख लें, अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक वो डाइलेक्ट्रिक है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया, तो उसके अंदर जो है वो रैंडम जो है वो ओरिएंटेशन है, रैंडम सिमत है। जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी ओरिएंटेशन या तरतीब रैंडम है। जितना पॉजिटिव चार्ज है इस साइड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की ओरिएंटेशन जो है वो रैंडम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव चार्जेस एटम में से तो बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन एटम को घुमा ज़रूर देंगे, टॉर्क एक अमल करेगा और ये सारे के सारे एटम्स जो है वो पोलराइज हो जाएंगे, यानी कि इनके पोल्स बन जाएंगे, एक सिमत बन जाएगी। तो ये सारे के सारे जो एटम्स हैं इनके नेगेटिव चार्जेस का रुख जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव चार्जेस का रुख जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कि हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो चुका है। और हमने ये भी देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन का कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर क्या असर होगा। जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। अगर हम इन प्लेट्स के दरमियान कंडक्टर रखें तो वो क्या होगा, हम लास्ट स्लाइड में इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो ज़रा देखें, ये बहुत छोटा सा एक जो है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। आप कह रहे होंगे कि ये जो एटम्स हैं ये बिल्कुल सीधे अलाइन क्यों नहीं हुए। ये सीधे इसलिए अलाइन नहीं हुए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनको सीधा करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फिर ये बिल्कुल सीधे अलाइन हो जाएंगे। तो चलिए आगे जाके देखते हैं अब हम कि कैपेसिटर के वोल्टेज के ऊपर तो अभी हमने देखा कि ये असर होता है, तो ये कैसे होता है। यहाँ पे हमने एक डिटेल के साथ जो है वो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक दिखाया है। ये मैंने डिटेल के साथ बनाया है कि इनके नेगेटिव चार्जेस का रुख जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया और पॉजिटिव चार्जेस का रुख नेगेटिव प्लेट, लेकिन ये प्लेट की तरफ हो गया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव करके इस प्लेट तक नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से ये बिल्कुल पूरी तरह इन चार्जेस को कैंसिल नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इनके असर को जो है वो कम कर देंगे। तो उससे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। Two equal but opposite charges are said to constitute a dipole and dielectric is said to be polarized। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, पोलराइज्ड। इस पोलराइजेशन का जो है वो कैपेसिटर के वोल्टेज पे क्या असर हुआ, आपकी बुक में ये चीज़ लिखी है। दिस डाइपोल प्लेस अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन नेगेटिव प्लेट एंड वाइस वर्सा। यानी कि ये जो डाइपोल है वो पॉजिटिव जो प्लेट है उसकी तरफ एक नेगेटिव चार्जेस की तय बना देता है और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ एक पॉजिटिव चार्जेस की तय कर देता है। यानी कि पॉजिटिव चार्जेस का मुंह इस तरफ और नेगेटिव चार्जेस का मुंह इस तरफ, लेकिन दरमियान ये चार्जेस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक में मौजूद रहते हैं। ये मूव करके इन प्लेटों के ऊपर नहीं जाते। कंडक्टर के केस में हम देखेंगे कि केस डिफरेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो ये चार्जेस फ्री टू मूव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉसेस लॉ के टॉपिक में इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी का असर कम होगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज को क्या होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है E इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन डिक्रीजेस एंड हेंस वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स आल्सो डिक्रीजेस। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन से मुराद है कि जो डाइलेक्ट्रिक के एटम्स हैं उनका रीअरेंज हो जाना, उनकी ओरिएंटेशन तरतीब का चेंज हो जाना। कैसे चेंज होना, नेगेटिव जो कुतब है नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाना और पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाना। और इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि चार्ज जो डेंसिटी है उसका असर कम हो जाता है प्लेट्स के ऊपर, जो हमने डिटेल से पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, लेकिन ये बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जीत जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अब तक हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को जब हम दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं तो उस वक़्त हमारे पास वोल्टेज कम हो जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान। इस वोल्टेज की कमी का हमें क्या फ़ायदा होता है, तो हम देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन। व्हेन वोल्टेज डिक्रीजेस कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज दिस C कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर कूलम Q over V। व्हेन V in the denominator increases the capacity to store, when V in the denominator decreases the capacity to store charge और capacitance increases। तो हमारा कैपेसिटर उतने ही साइज की प्लेटों वाला उसकी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में कुछ जो लाइंस हैं वो कंफ्यूजिंग लिखी हैं, उनके मतलब क्या हैं। आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात लिखी हुई है। मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब वो अनपोलराइज्ड होता है, पोलराइज नहीं होता, उस वक़्त जो है वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एटम्स की जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होती है। तो इस वजह से उनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता। यहाँ पे मैंने एक अनपोलराइज्ड
मॉलिक्यूल आपको दिखाया है और एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल दिखाया है। अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है और पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है उस पर चार्ज मौजूद है, यानी कि उसके पोल्स बने हुए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ चार्जेस के कोइंसाइड होने का क्या मतलब है। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसके दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बन रहा है, तो याद रखें दोनों हाइड्रोजन जो एटम न्यूक्लियाई हैं उनके साइजेस बराबर हैं। और आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर दो गोलों का साइज बराबर हो तो उनका सेंटर उनको मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल मरकज़ में होता है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है, क्योंकि इनके साइजेस बराबर हैं, वो सेंटर बिल्कुल यहाँ सेंटर ऑफ दिस लाइन में होगा। तो अब हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन का बादल है इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स के एटमों के गिर्द, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि उसको पाए जाने की जो है वो चांस वो कहाँ पे होगा, वही उन नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहलाएगा। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, जब दोनों ही सेम एटम्स के साथ ये मॉलिक्यूल बना है तो फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। इसका मतलब है ना तो ये जो है वो इस पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ना ही ये वाला हाइड्रोजन एटम इस पेयर को, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो नतीजा क्या निकलेगा, ये पेयर भी इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में रहेगा, यानी कि नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी यही होगा। तो कोइंसाइड का मतलब है दोनों के सेंटर्स मिल गए, यानी कि अनपोलराइज्ड कंडीशन चाहे डाइलेक्ट्रिक की हो चाहे किसी एटम की हो, उस कंडीशन में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर सेम होता है। अब हम चलते हैं पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक या पोलराइज्ड एटम के केस में। दोनों का केस सेम है, अभी हम देखते हैं। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का में क्लोरीन का साइज़ बहुत बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज़, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। क्लोरीन के अंदर जो है वो प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ झुका हुआ होगा, यहाँ इस तरफ, यहाँ कहीं जो है वो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा। अब हम इससे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का रुझान कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस हद तक अपनी तरफ खींचता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है। लेकिन अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा हो तो वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और दूसरे एटम की तरफ इसे नहीं जाने देता, क्योंकि ये ताकतवर है। यही केस यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस के केस में भी होता है। हमने देखा ना तो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस का सेंटर और आगे चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा है। तो इनके दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन के बिल्कुल पास यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केस है उसमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ है, जो कि अब नो मोर कोइंसाइड हैं, यानी कि ये अब नो मोर कोइंसिडेंट हैं। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक नहीं है। तो याद रख लें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर सेम नहीं होते, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाती है, जबकि अनपोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक जैसे होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये एक और लाइन आपके जो है वो बुक में लिखी है, इसे समझते हैं। ये भी वही बात है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपको बुक की लाइन से ट्रांसलेट कर देता हूँ। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ डाइलेक्ट्रिक आर नॉट फ्री टू मूव, but it may possible that the nuclei and electron undergo small displacement when subjected to an electric field। यहाँ पे उसने कहा है द इलेक्ट्रॉन्स इन डाइलेक्ट्रिक आर नॉट फ्री टू मूव। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तभी तो इन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता। तो
बट इट मे पॉसिबल दैट द न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन अंडरगो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इनकी पोजीशनें हटाव आ जाए, इनमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इनकी पोजीशनें हट जाएं जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। तो यही मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है तो उस वक्त इनके एटम्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह से थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, घूम जाते हैं, इनके ऊपर एक टॉर्क अमल करता है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मूव नहीं कर पाते तो इसलिए ये टोटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा अपोज करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन टोटली ज़ीरो नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं कंडक्टर के केस में क्या होता है। तो आपको पता है कंडक्टर के केस में तो भाई सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा सकते हैं और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते होते हैं। तो इसीलिए, और ये भी आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कैसे होता है, ये हम देखते हैं। इस कंडक्टर को ज़रा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाईं साइड से दाईं साइड की तरफ जा रहा है। किसी कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप प्लेटें भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में फोर्स अमल करती है और ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो है वो जो फोर्स अमल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इसके अपोजिट होती है। यानी कि नेगेटिव चार्ज पे जो सिमत अमल करती है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव यहाँ पे है और पॉजिटिव यहाँ पे है, तो अंदर जो है कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर को जाएंगे और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर वाली प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कैंसिल कर देंगे। हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे बाहर वाली प्लेट के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे बाहर वाली प्लेट के पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्चुअली मूव करके इस प्लेट पे आ जाएंगे और इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, सॉरी प्रोटॉन्स को, पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ज़रा फिर से देखें कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी प्लेट्स में अगर यहाँ बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्लेट्स अभी मैंने यहाँ नहीं दिखाई। ये वाली पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, ये वाली नेगेटिव प्लेट है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस पॉजिटिव प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, नतीजा कोई चार्ज नहीं बचेगा। इस तरह ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को ये अंदर वाले पॉजिटिव चार्जेस टोटली जो है वो कैंसिल कर देंगे, नतीजा यहाँ भी ये जो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे पोटेंशियल पे आकर रुक जाएंगे। यही वजह है कि हम कंडक्टर को जो है वो कैपेसिटर्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, डाइलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़े, ये नहीं चाहते कि टोटली जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाए। भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना रहा तो फिर तो कोई चार्ज भी स्टोर नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक में जो है वो चार्ज कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि बेचारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो कैंसिल करेंगे, वो तो बस अपनी सीमत इधर को कर लेते हैं, थोड़ी सी दूर से धक्के की मुखालफत होती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जाके इससे नहीं मिलते। लेकिन जो हमारा जो कंडक्टर है उस केस में एक्चुअली जो है ये ज़रा देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए हैं और इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का मतलब होता है कुतब या पोल या सिमत बनना। अगर आपको जो है वो इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस जो है वो पोस्ट कीजिए और साथ ही रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को जो है वो क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में जो है वो हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और हम जो है वो फिज़िक्स सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का फुल कोर्स इस चैनल में कवर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।